कहानी का ये 27वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। वो आदमी शायद पुलिस थाने गया था। पुलिस वाला मंत्री से परिचित था। राजनीति में उतरे मंत्री की उस वक्त नई नई दमदार पहचान बन रही थी। इसीलिए पुलिस वाला रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उसको खबर कर बैठा। और उसके बाद मंत्री ने उस गवाह का भी पत्ता साफ कर दिया। रंजीत जी ने बताया तो शनाया बोली, पुलिस? वो पुलिस वाला तो होगा ना अब भी, किसी न किसी थाने में। मैं नहीं जानता कि वो कौन था। रंजीत जी ने हाथ खड़े कर दिए तो विराट बोला, जितनी कड़ी मिलती जा रही है उससे और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। लेकिन तुम सब इस प्रश्न में पढ़ ही क्यों रहे हो? क्यों नहीं मंत्री की तस्वीरों को जमा करके उसके खिलाफ केस करते? रंजीत जी ने पूछा तो शनाया बोली, क्योंकि अगर तब पुलिस उसके साथ थी तो आज तो वो मंत्री पद पर है। कानून को जब उसने उस वक्त कुछ नहीं समझा तो आज तो उसके पास दुगनी ताकत है। उसके कुछ इलीगल काम में नाम आ चुके हैं। रंजीत जी ने बताया तो विराट बोला, सबूत? सबूत तो नहीं मिल पाएगा आसानी से। हाँ, लेकिन औरतों का शौकीन आदमी है वो। अक्सर वो होटल पैराडाइज में जाता है। उसका कमरा भी फिक्स है। रंजीत जी ने कहा तो शनाया ने विराट को देखा और विराट को भी ऐसा लगा कि अब जाकर उसकी एक कमजोर नस पकड़ में आई है। विराट और शनाया वहां से बाहर आ गए। विराट शनाया से बोला, पहले ही वो मंत्री दूसरी शादी के कारण चर्चा में है, लेकिन अब अगर ये खबर बाहर आई तो उसकी छवि बहुत अच्छे से धूमिल हो जाएगी और उसके बाद उस पर हमला करना और भी आसान होगा। शनाया विराट से बोली, तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? ऐसी खबरें लोग अक्सर ढूंढ ढूंढ कर देखते पड़ते हैं। विराट ने कहा तो शनाया बोली, तुम वही सोच रहे हो क्या जो मैं समझ रही हूँ? विराट मुस्कुराकर बोला, इतने होटल के कांड बाहर आते हैं और ये खबर चटकारेदार होती है और न्यूज़ चैनल्स को भी इसे बंद करने के लिए खूब फायदा होता है। मंत्री सतर्क नहीं हो जाएगा? शनाया ने कहा तो विराट बोला, बौखला जाएगा और ऐसी बौखलाहट में लोग अक्सर गलतियां करते हैं और हम उसी के कमजोर होने का फायदा उठाएंगे। जब वो एक आरोप से पीछे छुड़ाना चाहेगा तभी उस पर एक और आरोप लगेंगे और ऐसे में उसकी बौखलाहट और बढ़ेगी। हर जगह से वो अपनी इमेज बचाने के लिए हाथ पैर मारेगा और एक साथ इतनी जगह से वार होने में घायल होने की संभावना ज्यादा है। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय विराट नहीं अभिजीत बोल रहा हो। शनाया उसे देखकर हल्के से मुस्कुराई तो विराट बोला, अब भाई है वो भी जुड़वा, ये तो होना ही था। शनाया मुस्कुरा दी और विराट अभिजीत को कॉल मिलाते हुए आगे बढ़ने लगा। एक हफ्ते बाद ही हर तरफ न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते मंत्री जी का एसएमएस जोर पकड़ चुका था। इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आज तक उनका कारनामा चला कि सब कुछ ढका का ढका था, लेकिन आज आज कुछ काम नहीं आया। मंत्री जी बौखलाहट में हर तरफ फोन घुमा रहे थे। पार्टी के फोन अलग सुबह से उन्हें परेशान किए हुए थे। विपक्ष भी जोर शोर से उन्हें पद से हटाने की मांग पर अड़ा था। ऐसे चरित्र के व्यक्ति को पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए तुरंत इस्तीफा देने की मांग भी शुरू हो चुकी थी। ये अलग बात थी कि उनके भी कुछ कारनामे बंद फाइलों के बीच दबे पड़े थे, लेकिन जिसका उजागर हो गया वो जनता की निगाह में आ ही गया। विराट ने जैसे कहा था लोग ढूंढ ढूंढ कर वीडियो देख रहे थे और कुछ आलोचनाओं के साथ तो कुछ मजे के साथ मंत्री जी के नाम का प्रचार करते जा रहे थे। मंत्री जी ने लगातार फोन करते हुए न्यूज चैनल से वीडियो तुरंत हटवाने का आदेश दे दिया। सत्ता में होने का कुछ तो लाभ मिलना ही चाहिए उन्हें, लिहाजा मीडिया पर जोर आजमाइश होने लगी। चौथा स्तंभ माने जाने वाली मीडिया भी अब बिना स्तंभ के कभी इधर कभी उधर हो रही थी। निष्पक्ष रहने के लिए जानने वाली मीडिया अब पक्ष में बट गई थी। पहले चटखारे लेकर कुछ समय वीडियो का धुंधला रसस्वादन करवा कर एकदम से मुद्दा भटका दिया गया। कभी दूसरे देश हो तो कभी निकम्मी विपक्ष द्वारा संचालित राज्य की सरकारें। अचानक से ज्योतिषी भी अपनी उपस्थिति देने पर कट हो गए, तो कहीं कुछ और कहीं कुछ। लेकिन जो भी हो, सत्ता की ताकत जरूर मीडिया पर दिख गई थी। कहीं न कहीं इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार अभिजीत के चेहरे पर मुस्कान छा गई और जब उसके न्यूज चैनल ने भी वो खबर आनन फानन में हटवा दी तो सोशल मीडिया ने ऐसे में जोर पकड़ लिया। अभिजीत के द्वारा तैयार किया हुआ मंत्री जी का कच्चा चिट्ठा, जिसमें उनके कुछ पुराने किस्से भी इसका हिस्सा थे,
जो कि एक फेक आईडी द्वारा अपलोड तो हुआ, लेकिन इतनी तेजी से वायरल हुआ कि उसे हटवाने में फिर से सरकार के पसीने छूटने लगे। कई जगह से फिर भी जद्दोजहद करके एक्शन लिया गया, लेकिन तब तक जनता जनार्दन जाग उठी और मंत्री के रंगीन मिजाज की कड़ी आलोचना करने लगी। मंत्री जी की आधी उम्र की लिपि पुती बीवी पूरी तैयारी के साथ अपना इंटरव्यू दे रही थी, जिसमें वो आंसुओं के साथ बता रही थी कि उनके पति परमेश्वर साक्षात ईश्वर का दूसरा रूप है और ऐसे ही वीडियो और नकारात्मकता से उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। उन्हें अपने पति पर संपूर्ण विश्वास है और जनता को भी। दोनों ही उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जनता को इससे क्या? वो तो जाग उठी थी, इसलिए हल्ला भी जोर पकड़ रहा था। 2 दिन में जैसे तैसे विपक्ष की चाल और फेक वीडियो का वास्ता देकर अपना दामन साफ बताते मंत्री जी पर गाज एक बार फिर गिर उठी। जब तीसरे दिन एक बार फिर तस्वीरें वायरल होने लगी, जिसमें मंत्री जी युवा अवस्था में दिखाई पड़ रहे थे और ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी की निर्ममता से गोली मारकर हत्या करते दिखाई पड़ रहे थे। फिर क्या था? ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह छोटा मोटा नाम तो था नहीं। उनकी मर्डर मिस्ट्री, जो सालों पहले से एक बहुत मशहूर मर्डर मिस्ट्री थी और जिसका आज तक किसी को कोई अता पता नहीं चल सका था, अचानक से मंत्री जी उसी हत्या को लेकर फिर सुर्खियों में छा गए। एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया और फिर से ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के मर्डर की जांच की मांग की। मंत्री जी को तुरंत बर्खास्त करते हुए कड़ी से कड़ी सजा के लिए आवाज उठाई। पिछला मुद्दा जैसे तैसे थमा था। एक बार फिर मंत्री जी की चुनरी में दाग पकड़ सरकार भी हताश हो गई थी। जनता का आक्रोश अलग ही सीमा पर जा रहा था। पार्टी की बैठक आनन फानन में बुलवाई गई और मंत्री जी से इस्तीफे की मांग की गई। मंत्री जी तो साफ हट पर अड़ गए। किसी भी हालत में वो पद नहीं त्यागने को तैयार थे। पार्टी ने उन्हें समझाया कि मामला ठंडा पड़ते ही उन्हें फिर से पद मिल जाएगा। कमाल की बात है, किसी ने हत्या पर चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझा। समझते भी कैसे? ऐसा कोई था भी कहाँ जिसका दामन पाक साफ हो। सब पर ना जाने कितने मुकदमे दायर थे ही। जाने वाले चले गए, अब तो वो लौटने से रहे, लेकिन आपको तो अभी जीना है और पार्टी के लिए बहुत काम करना है। बात मानिए, थोड़ा झुक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मामले की जांच होनी है ना, तो होने दीजिए। नतीजा तो वही आएगा जो हम चाहते हैं। पार्टी के सदस्यों ने बड़ी चतुराई के साथ उन्हें बरगलाया तो मंत्री जी भी रूठे हुए अनमने से हामी भर दिए। अगले दिन मंत्री जी ने बड़ा बयान दिया, सत्यमेव जयते। मैं सरकार पर भरोसा करता हूँ और सच की जीत होनी ही चाहिए। कोई है जो मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहा है, लेकिन जल्दी ही उसका कच्चा चिट्ठा सबके सामने आएगा और मैं एक बार फिर आप सबके विश्वास और सहयोग से इस सदन में वापसी करूंगा। इस अकड़ को देखकर कुछ भोली जनता विश्वास भी कर गई तो कुछ उनकी नौटंकी समझकर उन्हें लगातार आलोचनाओं से सम्मानित कर रही थी। और फिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। मंत्री जी जेल में आए। रंजीत जी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। गद्दार, मंत्री जी ने दांत पीसते हुए कहा तो रंजीत जी बोले, आपके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते पूर्व मंत्री जी। मंत्री जी गुस्से में बोले, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता रहा है तो। मंत्री जी अब आप खो चुके थे। कुत्ता तो वफादार होता है ना, तो हम दोनों का वफादारी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। रंजीत जी फिर ठहाका लगाते हुए बोले तो मंत्री जी दांत पीस कर बोले, तूने वो तस्वीरें नहीं चलाई थी बल्कि प्रिंट करवा कर रखी थी और मैं आंखें मूंदे तुझ पर विश्वास करता रहा, धोखेबाज। मंत्री जी ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ ली। आराम से। रंजीत जी ने हंसते हुए अपनी कॉलर छुड़ाते हुए उनसे कहा, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक सही अंदाजा लगा लिया आपने, कमीने। मंत्री जी गुस्से से बोले। फिर रंजीत जी बोले, आहिस्ता, अब आपकी भी यही जगह होने वाली है। नमक हरामी करके तूने साबित कर दिया कि तू भरोसे के लायक नहीं था। मंत्री जी बोले तो रंजीत जी मुस्कुराए और बोले, जैसे ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह ने आप पर भरोसा किया और बदले में उन्हें धोखा मिला। आज आपको इस तरह देखकर उनकी आत्मा कितनी खुश हो रही होगी। उनकी मुस्कान कम हो गई और उन्होंने गुस्से से उन्हें देखते हुए आगे कहा, गद्दार तो तू है। ठाकुर साहब को भी धोखा दिया, जिनका इतना अच्छा दोस्त था, और फिर मैंने भी कैसे तुझ पर भरोसा कर लिया, ये जानते हुए भी कि धोखा देना तेरी फितरत में है। तूने वादा तो किया कि पूरा इल्जाम विजेंद्र पर जाने के बाद तू मुझे छुड़वा लेगा,
लेकिन जब बारी आई तो तूने औकात दिखाई ही दी। रंजीत जी ने कहा तो मंत्री जी अब पूरी तरह से संयम के बाहर चले गए और अपने कुर्ते की जेब से पिस्टल निकालकर उसे दिखाते हुए बोले, तो जैसे सांप का इलाज अच्छे से पता है मुझे। जेल? फिर भी मंत्री जी के पास पिस्टल मौजूद थी और रोकने की हिम्मत किसमें थी? लेकिन हर बार बिसात उनकी हो जरूरी नहीं। इस बार बिसात भी पलट चुकी थी और मोहरे भी। मंत्री जी खुद एक मोहरा बन चुके थे और इसका आभास उन्हें तब हुआ जब उनके पिस्टल तानते ही रंजीत जी मुस्कुराए और पुलिस अंदर आ गई। मंत्री जी के आगे पीछे पुलिस की बंदूकें तन गई। बोरा गए हो क्या सबके सब? मंत्री जी ने हैरानी से सबको देखा, लेकिन तभी अभिजीत मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, नहीं, लेकिन जल्दी ही आप और आ जाएंगे। मंत्री जी की आंखें फैल गई जब उन्होंने देखा कि अभिजीत के पीछे कैमरा लेकर हितेश मौजूद था। बंद करो इसे, वो चिल्लाए तो अभिजीत मुस्कुराकर बोला, करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पहले से कैमरे मौजूद थे और आपकी लाइव कवरेज देश ने देख ली है। पहली बार अभिजीत के बॉस ने अभिजीत का साथ दिया था, बिना अपना अंजाम सोचे, और उसका नतीजा पूरा देश देख रहा था। सोशल मीडिया फिर तो सोशल मीडिया ही थी। जो किसी की सोच में भी नहीं था वो हो चुका था। सालों पुरानी ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह मर्डर मिस्ट्री अब जाकर सुलझ चुकी थी। विजेंद्र जी को अदालत ने आरोपी तो करार दे ही दिया था, लेकिन पूर्व मंत्री जी का नाम इस केस से जुड़ने से और उसके साक्ष्य भी सार्वजनिक होने के बाद से इस केस ने एक अलग ही दिशा पकड़ ली थी। अब जाकर अभिजीत आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था और पूर्व मंत्री जी गिलास कर जेल में बैठे हुए थे। ना कोई ताकत काम आ रही थी और ना ही धमकी। मंत्री पद से हाथ धोने के बाद ताकत कुछ हद तक कम तो हो ही गई थी। रही सही कसर अब पुलिस के शिकंजे में कसने से पूरी हो गई। मैंने तुम्हारी मदद की थी, मंत्री जी ने अभिजीत को घूरते हुए कहा तो अभिजीत बोला, लेकिन जाने क्यों मुझे कुछ खटक रहा था। शायद शुरू से, जब से मैं आपसे मिला था, आपका और पिताजी का रिश्ता होना और उसके बाद अचानक से उनका नाम भी आपके नाम से दूर होना। फूफा के जेल जाने के बाद भी मुझे वो तसल्ली नहीं मिली और अब समझ आया कि क्यों। क्योंकि उनके कातिल बाहर खुलेआम घूम रहे थे। क्या लग रहा है तुझे? बड़ा तीर मारा है तूने। ज्यादा दिन रख पाएगा मुझे यहाँ? मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है तुझे अभी? पूर्व मंत्री जी ने आहिस्ता से लेकिन आदत से मजबूर होकर धमकी दे ही डाली तो अभिजीत मुस्कुरा दिया और बोला, नशे से बाहर आइए, कुर्सी गई सब गया, और ऊपर से मर्डर का इल्जाम नहीं, सबूत के साथ आपका कन्फेशन है। अब भी आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? देखो, बात को समझो, पूर्व मंत्री जी ने कहा, इससे तुम्हें भी कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल तो हो चुका है। अभिजीत की मुस्कान अब भी कायम थी। सुकून। अब जाकर अभिजीत की मुस्कान में और इजाफा हुआ। तिल मिला उठा मंत्री बोला, गलत इंसान से पंगा लिया है तूने। अभिजीत अपनी ठनक में बोला, पंगा तो तूने लिया था। अभिजीत अब मुस्कुरा दिया, जिनसे लिया था ना उनकी औलाद हूँ, और वो भी तुझसे ज्यादा कमीना। अब तू सोच ले, तेरी हद जितनी है उससे ज्यादा हद मेरी है। हिसाब कहीं से शुरू हुआ था, चुकता आज यहाँ आकर हुआ है। मैं कैसे भूल गया कि तुझ पर भरोसा करना ही एक भूल है तो महेंद्र की औलाद। गुस्से से मंत्री ने कहा तो अभिजीत बोला, एग्जैक्टली, अब पॉइंट पर आया ना। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की औलाद, मतलब अब छोटा मोटा रिपोर्टर ना समझना। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह कंपनी का एमडी सीईओ, ताकत तो नाम में ही है। मंत्री जी गुस्से से उसे घूरते रहे तो अभिजीत बोला, मिलते हैं अदालत में, और वो उन्हें देखते हुए मुस्कुरा कर चला गया। उसके बाद लगातार पुलिस थाने का पब्लिक और वीडियो घेराव कर रही थी। इस खबर ने तहलका मचा दिया था। मंत्री जी की पार्टी वालों ने भी कन्नी काटे थे। मिलने आए सदस्यों ने साफ ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें पार्टी से ही बाहर किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने मुंह से जनता के सामने सबको कबूल कर लिया था और हाथ में पिस्टल लेकर जेल के अंदर तक आना उनके पुराने इल्जामों को भी सही साबित कर गया। विपक्ष का हमला उन्हें पद से हटाने या पार्टी से बर्खास्त करने तक सीमित नहीं रहा। अब ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह केस में दोषी को सजा देने की मांग भी तेज हो गई। ये आवाम की आवाज थी, जिसको बखूबी समझकर विपक्ष ने भी अपनी आवाज मिलाई और जनता का विश्वास जीतने के लिए इस आवाज को और बुलंद किया। जगह जगह न्यूज चैनल्स में लोगों के इंटरव्यू हो रहे थे।
आम जनता सड़कों पर उतर गई थी कि अगर शक्तिशाली सत्ताधारी मुजरिम है तो उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देश की न्याय प्रणाली पर विश्वास बना रहे उसके लिए दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इतना सब हो रहा था और सब आराम से यशवंत जी के घर पर बैठे हुए थे। सब अभिजीत की बात सुनने के लिए इंतजार में थे। अभिजीत सबको बताने लगा। सबसे पहले होटल में जाकर मैनेजमेंट के एक लड़के को पैसे देकर कैमरा फिट करवाया। अगले दिन ही उस लड़के को कुछ और पैसे देकर मुंबई भिजवा दिया, जिससे बाद में उसे ढूंढने वाले ढूंढते रह जाए। फिर मामला जोर पकड़ गया। जैसा हमने चाहा था तो मंत्री के सोर्सेज ने सबसे पहले होटल के मैनेजमेंट को ही पकड़ा इस लापरवाही के लिए, लेकिन उस दिन सफाई वाला लड़का उन्हें मिला ही नहीं। मंत्री ने गुस्से में होटल बंद करवाने की धमकी दे डाली और बदले में हमने उसे एक बड़ा चेक दे दिया, जिससे वो निश्चित रही कि ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की कंपनी उसके हर नुकसान की भरपाई करने को तैयार है। बाद में कुछ पुराने दायर केसेस और पुरानी रिपोर्ट्स को उठाया और उन्हें मोहरा बनाया। अब मंत्री उस होटल वाले लड़के को ढूंढने से ज्यादा इस खबर को हटवाने के पीछे पड़ गया। पार्टी का प्रेशर बढ़ाने के लिए हम मिले सबसे पहले पार्टी के उस सदस्य से जिसकी मंत्री से बिल्कुल नहीं बनती थी और उसकी नजर उनकी कुर्सी पर थी और साथ में नेता प्रतिपक्ष से। पार्टी का भी हमला और अपोजिशन का प्रेशर मिलकर मंत्री पर साथ में भारी पड़ने लगा। जब मंत्री इन दोनों से बाहर निकलने की जद्दोजहद में लगा था, तब आखिरी बार करते हुए मर्डर की तस्वीरों को वायरल कर दिया। इसके लिए पहले से वेदांत और मैंने एक टीम अरेंज कर रखी थी जो ये काम करने के लिए ही तैयार बैठी थी। अपलोड होते ही तेजी से वायरल होने के साथ ही जनता भी इससे जुड़ गई। बची मीडिया तो आखिर बॉस था तो प्रेशर में ही, लेकिन जब से मालूम चला था कि अभिजीत अब ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह का बेटा है, तब से उसे जाने की मुझसे कुछ भी ज्यादा कहने से डर लगने लगा। जब मैंने उसे इस खबर को लाइव टेलीकास्ट करने को कहा तो पहले तो वो घबरा गया, लेकिन जब मैंने बैकअप में सोशल मीडिया का बताया तो उसे लगा कि इसके बाद तो मंत्री पूरी पावर से हाथ धोएगा ही, और इस मौके का फायदा अगर वो ना उठा पाए तो शायद सबसे बड़ा मौका खो देगा, क्योंकि वायरल होने के बाद कल से ये खबर हर न्यूज चैनल पर होगी। इसलिए वो भी रिस्क लेने को तैयार हो गया। विराट मुस्कुरा दिया और बोला, अभिजीत ने इस केस को फिर से जिंदा कर दिया, वरना शायद हम असली मुजरिम तक जा ही नहीं पाते। रंजीत का क्या करना है? अभिजीत ने पूछा तो शनाया बोली, रंजीत से मैं मिलाई हूँ। सब हैरान होकर उसे देखने लगी। रंजीत ने हैरानी से कहा, क्या कहा तुमने उससे? वो जानते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ और ये भी कि मैं किसी भी हालत में अपनी माँ के कातिल को माफ नहीं करूंगी। जब वर्तिका दीदी ने उन्हें माँ के खिलाफ हर सबूत दिए हैं तो उन्हें एहसास हो चुका था कि उनका बचना नामुमकिन है। आखिरी उम्मीद उनकी मंत्री था, जिसका झूठा वादा जल्दी ही टूट गया और शायद उसी पल उन्होंने ये सोच लिया था कि सजा होगी, तो भी वो मंत्री को खुलेआम घूमने नहीं देंगे। शनाया ने कहा तो विराट बोला, उन्हें उम्मीद थी कि शायद हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। नहीं, वो खुद जानते थे कि इस तस्वीर में मंत्री के साथ वो भी नजर आ रहे हैं। एक बार मंत्री का गुनाह सामने आएगा तो बचेंगे वो भी नहीं। शनाया ने कहा तो विराट बोला, फिर भी उन्होंने जानबूझकर हमारा साथ दिया। हाँ, शनाया ने कहा, सब जानते हुए भी उन्होंने साथ दिया क्योंकि वो जानते थे कि उनका बचना तो मुश्किल है ही, लेकिन असली आरोपी अगर बाहर रहे तो तुम लोगों पर हमले होते रहेंगे। हमला तो विजेंद्र ने करवाया था ना? अभिजीत ने पूछा तो शनाया मुस्कुराकर बोली, जब तुम्हारे पिता को मारने के लिए भी उन्होंने अलग रास्ता चुना था तो तुम दोनों के लिए भी वही पैंतरा आजमाया। नाम विजेंद्र का रहे और काम उनका। हमला विजेंद्र ने नहीं, मंत्री ने करवाया था। छोटी उम्र में सरोज काकी को बहलाकर लाने वाला और कोई नहीं, मंत्री का भाई ही था जो कुछ सालों पहले मारा गया। शनाया ने जब सबको सच बताया तो सब हैरान रह गए। तनुजा जी कठोर चेहरे के साथ सबके बीच बैठी रही थी। उन्हें देखकर विहान को अजीब सा लगने लगा। सब खुश थे, लेकिन वो अकेली जैसे वहां होकर भी नहीं थी। अब बस उसका कोर्ट में स्टेटमेंट ही सब बातें क्लियर करेगा। अभिजीत ने कहा तो विराट बोला, क्या वो अपना गुनाह कबूल करेगा? वो कर चुका है, अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अभिजीत मुस्कुराया और सब उसके साथ मुस्कुरा दिए। विहान अकेला तनुजा जी के लिए चिंतित दिखाई पड़ने लगा था। घर आने के बाद भी तनुजा जी बुझी बुझी सी थी। विहान के पूछने पर भी उन्होंने अधिक थकान का बहाना बना दिया।
रात के किसी पहर में वो एक तस्वीर को हाथ में लेकर बैठी थी, जिसमें वो और मंत्री युवावस्था में दिखाई पड़ रहे थे। किसी मेले की तस्वीर थी, जिसमें वो मोटर के ढांचे के पीछे खड़े होकर तस्वीर निकलवा रहे थे। देखते ही देखते उनकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी और उस तस्वीर पर लगातार गिरने लगी, और रोते रोते जाने किस पहर उनकी आंख लगी। अगले दिन तनुजा जी जेल पहुंच गई। मंत्री जी आज से उनकी ओर भागे चले आए और प्रेम भरे स्वर में बोले, मुझे पता था कोई आए या ना आए, तुम जरूर आओगी तनुजा। तनुजा जी बिना किसी भाव के उन्हें एक टक देखती रही तो वो बोले, मैं जानता था कि कोई करे या ना करे, लेकिन तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा होगा। तनुजा जी मुस्कुरा दी और बोली, बस यही तो करती रही सारी जिंदगी, भरोसा। लेकिन अजीब बात है, जिस जिस पर भरोसा किया सभी ने धोखा दे दिया। मंत्री जी सकपका गए और बोले, अरे वो दोनों लड़के झूठ बोल रहे हैं, फंसा रहे हैं मुझे। अब भी ये बोलने की हिम्मत है तुम में? तनुजा जी ने कहा तो मंत्री जी बोले, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे आज भी कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी जगह कभी। तनुजा जी उनकी बात बीच में काट कर बोली, कभी किसी ने ली तो कभी किसी ने। ये कहकर तनुजा जी व्यंग से मुस्कुराई। तनुजा, तुम तो अच्छे से जानती हो ना। वो बोल ही रहे थे तो तनुजा जी बोली, अब जान पाई हूँ अच्छे से। मंत्री जी हतप्रभ रह गए तो तनुजा जी बोली, तुमने मेरे भैया भाभी की जान ले ली और मैं तुम पर अंधा विश्वास करती रही। तनुजा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद सुना था ना, विजय ने सब प्लानिंग की थी। वो फिर उन्हें बरगलाने लगे तो तनुजा जी बोली, और यही तुम चाहते थे। जब उनका प्लान सफल नहीं हुआ और भैया भाभी बच गए तो तुमने खुद उन्हें गोली मार दी। वो तस्वीरें झूठी हैं। मंत्री जी ने कहा तो तनुजा जी बोली, बस करो, बस करो, तुम खूनी हो, तुम हत्यारे। खुद को बचाने के लिए तुम बार बार मेरा इस्तेमाल करते रहे, बार बार मुझसे केस खुलवाते रहे कि उन्हें सजा मिल जाए और तुम बच जाओ। तनुजा, मंत्री जी ने उन्हें आवाज दी, लेकिन तनुजा जी अब क्रोध की अंतिम सीमा पर आ चुकी थी। वो बोली, चुप, अब अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। उनके लहजे पर मंत्री जी हैरान थे। वो तो गाय जैसी भोली भाली थी, इस आवाज में तो किसी से बात करने की हिम्मत भी नहीं थी उनकी, और आज वही इतना गरज कर उन्हें खामोश करवाने की ताकत रख रही थी। मेरे भैया के एहसान तले रहने वाले इंसान थे तुम। राजनीति में जब तुम आए तो जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। वो मेरे भैया थे जो तुम्हारा घर चलाते रहे, राजनीति में लगने वाले खर्च की भरपाई करते रहे, और जब जब तुम थाने में बंद हुए तुम्हें छुड़वा कर लाते रहे, और तुमने उनकी ही जान ले ली। तनुजा जी गुस्से से चिल्लाई, अरे, सड़क पर पलने वाले कुत्ते भी दो रोटी डालने पर घर की रखवाली करके वफादारी निभाते हैं, और तुम, छी, तुम तो कुत्ते से भी बदतर निकले। वो बोली ही थी कि मंत्री जी चिल्लाए, ए, लेकिन आज तनुजा जी नहीं सहमी। मंत्री जी गुस्से में बोले, तेरा भाई इतना गुणवान था तो क्यों नहीं करती उसने मुझसे तेरी शादी? आखिर तू तो लाडली बहन थी ना उसकी। क्यों तुझे एक ऐसे आदमी के पल्ले बांध दिया जो सिर्फ दौलत का भूखा था? तनुजा जी ने भी गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि वो तुम्हारी नीयत ज्यादा बेहतर जानते थे। तनुजा जी ने कहा और मंत्री तिल मिला कर रह गया। वो जानते थे कि वो सिर्फ दौलत का भूखा है और तुम तो चरित्र से भी उतने ही गिरे हुए हो। एक औरत के साथ भी तुम वफादार नहीं हो सकते। तनुजा जी बोली तो मंत्री बोला, सब उन लड़कों का क्या धरा है? रंग रलिया तो तुमने बनाई थी, वो पर्दे पर आ गई तो उनकी गलती हो गई। तनुजा जी व्यंग से मुस्कुराई और फिर उनके चेहरे के भाव बदल गए और वो बोली, सच तो ये है कि तुम जैसा नीच और गिरा हुआ इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एक ना एक दिन खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। ये तुम्हारे कर्म तुम्हारे शरीर पर लिपटी उस फटी चादर की तरह है, जिससे तुम एक हिस्सा ढक भी दोगे तो दूसरा अपने आप खुल जाएगा। तेरी भी बोली खुलने लगी। मंत्री जी ने दांत पीसते हुए कहा तो तनुजा जी मुस्कुराकर बोली, काश पहले खुल जाती तो बच्चे कम से कम इस तरह अपनी जिंदगी ना बिताते। तुझे छोड़कर गलती कर दी, तुझे भी तेरे भाई के साथ मरोड़ कर फेंक देता तो आज ये जुबान नहीं खुलती मेरे आगे। वो बोले कि विहान अंदर आते हुए बोला, अब बस ये खोखली धमकियों का ही सहारा लेना है, क्योंकि और कुछ करने लायक तुम बचे नहीं हो। मंत्री का चेहरा फक पड़ गया और फिर एक बार तनुजा जी के साड़ी में छुपा कैमरा निकालते हुए विहान बोला, एक बार फिर से तुमने अपना कन्फेशन कर लिया।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री सलाखों को पकड़ते हुए बोला, तुम सब ने मिलकर मुझे फंसाया है। विहान बोला, ना, तुम खुद अपने गुनाहों में फंस चुके हो। विहान मुस्कुराया और तनुजा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अफसोस, अब सारी जिंदगी इसी कैद में काटना। मंत्री चिल्लाते रह गया और विहान तनुजा जी को लेकर बाहर आ गया। तनुजा जी खामोश सी थी, जिन्हें देख कर विहान बोला, आपको सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है मॉम। आप एक अच्छी बहन, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ हैं। अगर कोई आपसे वफा नहीं कर सका तो वो आपकी कदर और प्यार के लायक ही नहीं था, चाहे वो डेड हो या ये। तनुजा जी की आंखें छलक उठी। कल रात जब वो दरवाजा खुला रख कर बैठे बैठे सो गई थी तो उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब आया और कब उसने उनके पास वो तस्वीर देखी। उसके बाद उनकी उससे नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं बची और फिर विहान की नजरों में सही हो या गलत, उन्होंने अपना दिल उसके आगे हल्का कर दिया। विहान ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और ये युक्ति बनाकर तुरंत ही एक बार फिर से कन्फेशन के लिए उन्हें तैयार करवा लिया। वो सब जानते थे कि वकील मंत्री जी को आराम से छुड़वा लेते, लेकिन कन्फेशन के बाद एक बार दबाव का नाम लिया जा सकता है, लेकिन बार बार नहीं। और अब ये बात पक्की तौर पर सबको मालूम चल चुकी थी कि मंत्री जी का पावर अब खत्म होने को था। अगले दिन जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उनके पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनकी बेटी फिलहाल अभिजीत की निगरानी में थी। ये आखिरी दांव भी अभिजीत ने बड़ी सोच समझ के साथ चला था, जिससे कि वो फिर से अदालत में अपनी बात से पलट ना सके। उसने कबूल किया, मैं चाहता था कि महेंद्र मेरी शादी तनुजा से करवा दे, लेकिन वो इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। मुझ पर चल रहे पुलिस केस से उसे मुझ पर यकीन नहीं हुआ कि तनुजा मेरे साथ खुश रहेगी। मुझे वैसे भी तनुजा से मतलब नहीं था, महेंद्र की प्रॉपर्टी से था, लेकिन उसने तनुजा की शादी अपने ऑफिस के ही कर्मचारी से करवाकर मेरी बेइज्जती की थी। खून का घूंट पीकर मैं रह गया, लेकिन महेंद्र नहीं रुका। मैंने उससे पैसे से मदद मांगी, लेकिन बदले में वो मुझ पर डायमंड स्मगलिंग के आरोप लगाने लगा, जो हीरो का व्यापार वो करता था। उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। पैसों की तंगी की वजह से मुझे बेल भी नहीं मिल सकी थी। पार्टी भी इतना विश्वास नहीं करती थी उस समय। उसकी वजह से एक इलेक्शन से मैं बाहर हो गया। टिकट मिलने वाला था मुझे, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। तब मैंने बहन से बदला लेने की ठान ली थी। वो मौका मुझे सालों के बाद मिला, जब विजेंद्र के साथ काम करने वाला रंजीत मेरे काम आने लगा। लालची तो था ही, पैसे फेंक कर जो काम करवाना चाहो करवा सकते थे। उसने मेरे कहने पर विजेंद्र की जासूसी की और पता चला कि महेंद्र और उसके संबंध खराब चल रहे हैं। मैंने भी मौके का फायदा उठाया और रंजीत ने मेरा कहा मानकर उसका पूरा साथ दिया। फिर मुझे पता चला कि विजेंद्र ने महेंद्र को मारने का पूरा प्लान बना लिया था। अब मेरे पास सही वक्त था, महेंद्र बच ना जाए, इसलिए मैंने पूरी एहतियात से इसका बंदोबस्त किया। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि एक फोटो स्टूडियो वाले ने उस रास्ते जाते जाते हमें देख लिया था और उसने कब कैमरे से ये तस्वीरें कैद कर ली हमें पता ही नहीं चला। जब वो थाने पहुंचा तो इंस्पेक्टर से मेरी पुरानी जान पहचान थी। उसने उसे थाने में बैठा कर रखा और मुझे फोन लगाया। उसके बाद मैंने उसकी निगरानी की, लेकिन वो रातों रात घर और दुकान छोड़कर परिवार सहित भाग गया। मेरे आदमियों ने उसका पता लगाया, लेकिन नहीं मिला। फिर एक बार मेरे कुछ लड़कों ने देखा कि वो मुंबई में है और उसकी रेकी की, और फिर उससे वो निगेटिव्स मांगे, लेकिन वो अड़ियल आखिरी दम तक नकारता रहा। मारा गया। उसके बाद उसके घर से निगेटिव्स लेकर मैंने रंजीत को उसे जला देने के लिए कहा, लेकिन उसने भी वो तस्वीरें ना जलाकर संभाल कर रखी। महेंद्र के दोनों जुड़वा बच्चों में से एक का पता मुझे चल गया था। एक को यशवंत जी ने गोद ले लिया था। यशवंत के घर काम करने वाली सरोज मेरे भाई से प्यार करती थी। मेरे भाई उससे जाकर मिला तो वो पहले ही उस बच्चे से चिड़ी हुई थी। मेरे भाई ने उसे बच्चे को मारने के लिए कहा तो वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। वो उस बच्चे यानी विराट की माँ को ममता के लिए तरसाना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि इस घर की मालकिन उसके बच्चे को गोद ले, पर उन्होंने उसके बच्चे को छोड़कर विराट को गोद ले लिया था और उसका बच्चा किसी और ने गोद लिया और कुछ दिनों बाद ही वो मर गया। सरोज की बात सुनकर मुझे लगा कि अभी इस बच्चे को मारना नहीं चाहिए। हो सकता है भविष्य में वो मेरे काम आ जाए, और सरोज तो थी ही, कुछ होगा तो वो बता ही देगी। सरोज ने जैसा कहा वैसा किया और विराट को सबसे काट कर
डिप्रेशन में ढकेल दिया। विराट किसी काम का नहीं था और मुझ तक पहुंच पाना उसके बस का नहीं था। उसकी दवाइयाँ हम बदल देते थे। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो तो खुद को खुद ही ख़त्म कर लेता। मगर जाने कहाँ से ये लड़की डॉक्टर सिया आ गई और इसके आने के बाद वो ठीक होने लगा। वो अब मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता था, इसीलिए मैंने उसको रास्ते से हटाने के लिए जहर दिलवा दिया। लेकिन इस लड़की ने उसे फिर बचा लिया। फिर महेंद्र का दूसरा लड़का अभिजीत मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आया और मुझसे महेंद्र के बारे में सवाल करने लगा। उसके सवाल और उसे देखकर मैं समझ गया था कि उसे अपनी सच्चाई पता लग चुकी है। और जिस तरह से अभिजीत जांच पड़ताल कर रहा था, मैं समझ गया था कि मेरा राज ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। तो मैंने एक और प्लान बनाया और अभिजीत को बुलाकर महेंद्र की डायरी जो मरने से पहले उसके पास से मिली थी वो उसे दे दी और विजेंद्र को फंसाने का पूरा प्लान बना लिया। सारा इल्जाम सीधे सीधे विजेंद्र पर जा रहा था। इस केस के दोबारा से खुलने पर रंजीत मुझसे नाराज था। वो नहीं चाहता था कि ये केस फिर से खुले, क्योंकि अगर केस खुलता तो वो भी नहीं बच पाता। मैंने रंजीत को विजेंद्र के खिलाफ गवाही देने को मना लिया और वह तैयार भी हो गया। जिस दिन केस की सुनवाई होनी थी उससे पहले मैंने विराट पर हमला करवाया। मेरा मकसद विजेंद्र को इस केस में पूरी तरह फंसाना था। जैसे मैंने सोचा वैसे ही हुआ। उसका इल्ज़ाम भी सीधे सीधे विजेंद्र पर गया, जिससे विजेंद्र पर शिकंजा और अच्छी तरह कस गया। मैंने सोचा था कि एक बार विजेंद्र रास्ते से हट जाए तो प्रॉपर्टी तो तनुजा के नाम ही है। उस प्रॉपर्टी के विराट और अभिजीत के नाम ट्रांसफर होने से पहले ही विराट और अभिजीत को भी रास्ते से हटा दूंगा। तनुजा आंख मूंद कर मुझ पर विश्वास करती थी। जब मैं उसे बताता कि विजेंद्र को सलाखों के पीछे पहुंचाने में उसके भतीजों की मदद मैंने की है, तो उसका मुझ पर विश्वास और भी बढ़ जाता। जो मैं कहता वो वही करती, क्योंकि आज तक वो मेरा कहना मानती आई थी। विजेंद्र को उम्र कैद की सजा करवाकर मैं तनुजा से शादी कर लेता, क्योंकि संपत्ति उसी की थी। मेरी ये बरसों की प्लानिंग थी विजेंद्र को फंसाने की, लेकिन विजेंद्र भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसके खिलाफ सबूत कभी नहीं मिले और वो हर बार बचता चला गया। तनुजा ने भी डर के मारे कभी उसके खिलाफ बयान नहीं दिया और इसी वजह से 3 बार इस केस के खुलने के बाद भी उसे कोई सजा नहीं हुई। लेकिन इस आखिरी बार में तनुजा और रंजीत दोनों का स्टेटमेंट और विराट और अभिजीत का सामने आना और बाकी सब सबूत मिलने के बाद मुझे उम्मीद थी कि इस बार उसका बचना नामुमकिन है। मंत्री जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका था और अब सारी परतें खुलकर सबके सामने थी। मंत्री जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, अगली तारीख लगी और सबके फैसले का इंतजार था। मंत्री जी को इस घिनौनी गिरफ्तारी और 3-3 मर्डर के इल्जाम में उम्र कैद की सजा हुई। पार्टी पर बहुत प्रेशर था, इसलिए उन्होंने उनसे कन्नी काट कर जनता के पक्ष में अपना स्टेटमेंट दिया। विपक्ष ने भी खूब खुशियां मनाई और साथ में जनता के शोर और जोश ने भी इस केस में अहम भूमिका निभाई। साथ ही रंजीत जी को भी 15 साल की सजा मिली थी और विजेंद्र जी को भी हत्या की कोशिश के आरोप में 12 साल की सजा मिली थी। कुल मिलाकर सबकी सूझबूझ से ये मर्डर मिस्ट्री आज सॉल्व हुई थी। मुजरिम को सजा मिल चुकी थी। मंत्री जी का कन्फेशन, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तनुजा जी का बयान और तस्वीरें, सब मिलाकर सबूत और गवाह सब कुछ एक साथ इकट्ठा करके सबने रिहाई के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और आज सब एक सुकून महसूस कर रहे थे। आज तनुजा जी के घर में सभी लोग मौजूद थे। वो भी कहीं ना कहीं आज खुद को हल्का महसूस कर रही थी। सभी झूठे रिश्तों से उन्होंने खुद को आज़ाद कर लिया था और सच्चे रिश्ते उनके करीब थे। तनुजा जी सहित सभी बहुत खुश थे और ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी की तस्वीर के आगे खड़े अभिजीत और विराट हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहे थे। आज उन्होंने अपने माता पिता के दोषियों को सजा दिलवा दी थी। विहान पर उन्हें गर्व था कि उसने सब कुछ देखकर भी सच का साथ दिया और शायद ये विहान की हिम्मत ही थी जो वो इतनी हिम्मत जुटा सकी और विजेंद्र और मंत्री दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अभिजीत और विराट को देखकर भी वो बहुत खुश थी कि भाई के दोनों बच्चे आज सही सलामत और खुशहाल थे। सिया को देखकर वो बोली, अब बस जल्दी से आकर मेरे विराट का घर संभाल लो, जिससे मैं उसके लिए आखिरी फर्ज भी पूरा कर दूं। आपका अकेले का फर्ज नहीं है, हमारा भी बेटा है। रमज कलेजा हमेशा की तरह कड़क ही था।
शायद वक्त के साथ उन्हें आदत ही हो गई थी, जिस पर आज किसी को बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि मुस्कुराहट छा रही थी। बिल्कुल है, मैं तो कोई फर्ज पूरा नहीं कर सकी, लेकिन आपने उसे अपनाया है, उसे पाला और इस लायक बनाया कि वो अपनी और अपनों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ सका। तनुजा जी ने कहा तो रमा जी बोली, आपके भाई ने पूरा फर्ज निभाया है और मैं झूठ नहीं कहूंगी। अब तक भले ही मैं कुछ नहीं कर सकी, लेकिन अब जरूर अपने सारे अरमान पूरी करूंगी इस शादी में। भाई, तनुजा जी ने कहा तो यशवंत जी बोले, हम तो यहाँ अपनी बहन के घर आए थे भाई की हैसियत से। तनुजा जी की आंखें नम हो गई और सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वाह सासू माँ, कमाल ही कर दिया आपने तो। सिया बोली तो रमज उसे घूरते हुए बोली, बस एक ही लड़की जाने कब सुधरेगी। मम्मी जी, वो प्यार से उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराई तो उन्होंने उसके सिर पर चपत लगा दी और विराट ये देख कर नीचे मुंह करके मुस्कुराने लगा। विहान को देखते हुए रमज बोली, तुम्हारी बहू से कब मिलेंगे हम? वो शादी की शॉपिंग करने गई है, जल्दी ही आ जाएगी। विहान ने भी झिझकते हुए कहा तो सिया बोली, अच्छी बात है, हमारी तो हो नहीं रही, कोई तो करे। अच्छा है तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं है, वरना ये सुनकर तुम्हें यहीं पीट देती। रमा जी ने कहा तो सिया बोली, तो आप है ना मुझे बचाने के लिए सासू माँ। अभिजीत हंसते हुए बोला, आंटी आपको घर में ही पूरा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, खाने में तड़का हो ना हो ये बातों को जरूर लगाती रहेगी। रमा जी बोली, खाने का होता तो ही ठीक था, अब तो लगता है कि बीबी की मशीन पास में ही रखनी पड़ेगी। तुम्हारी दोनों बहुएं डॉक्टर हैं। यशवंत जी हंसते हुए बोले तो रमा जी बोली, और दोनों ही मनोरोग की, मतलब पागल करके ही छोड़ेंगी मुझे। नहीं सासू माँ, एक के बाद दूसरी संभाली लेगी। सिया बोली तो वेदांत बोला, वो बेचारी कुछ बोल पाएगी आपके सामने? भूलो मत, मेरी सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर आरोही, मुझे डांट लगा चुकी है कई बार। सिया बोली तो रमा जी गहरी सांस लेकर बोली, चलो पहली चीज पसंद आई मुझे उसकी। वेदांत के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई तो वो बोले, वैसे उसे क्या इनविटेशन देना पड़ेगा या वो भी शादी की शॉपिंग करने में बिजी है? वेदांत झेपते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तो मिलने तो आई नहीं एक भी बार। रमज कड़ाई से बोली तो वेदांत ने कहा, घर में ऑलरेडी इतनी टेंशन चल रही थी तो वो कैसे आती? मतलब अभी से डिफेंस डिपार्टमेंट रेडी है आंटी। अभिजीत ने उसे देखकर कहा तो रमा जी उसे घूरते हुए बोली, वो तो पहले दिन से तैयार है, पूरा लड़ाकू विमान के साथ। ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने। वेदांत ने कहा तो सब हंस पड़े। अब जल्दी से सब लोग तैयारियों में लगो, समय बहुत कम बचा है। यशवंत जी ने कहा तो अभिजीत बोला, आप लोग यहाँ तैयारियां कीजिए और मुझे मुंबई वापस जाना है, वहां भी तैयारियां करनी है। तुमने तो कहा था कि तुम बाद में शादी करोगी। सिया हैरानी से मुंह खोले बोली तो अभिजीत ने सिर हिलाते हुए कहा, अपनी नहीं, सलोनी की शादी की तैयारी में। उसने कहा तो शनाया शर्मा गई और इधर उधर देखने लगी। सिया बोली, ओह देखो, शनाया को बुरा लग गया कि उसकी शादी की कोई बात ही नहीं कर रहा। ऐसी कोई बात नहीं है, शनाया ने झट से कहा तो अभिजीत ने आंखें बंद कर ली। अभी तक कुछ नहीं बोली थी और शादी की बात सुनते ही कितनी जल्दी बोली ना ये। सिया ने कहा तो अभिजीत बोला, तुम्हें किसी का शांति से बैठना भी पसंद नहीं है ना? ना, सिया बोली तो वेदांत ने कहा, देखा भाभी, डिफेंस डिपार्टमेंट कहीं और मुझसे भी ज्यादा तेज है। हम दोनों तो बेवजह बदनाम है वेदांत, असली जिंदगी में तो ये हमसे कहीं ज्यादा शातिर है। सिया ने कहा तो विराट बोला, शातिर नहीं समझदार भी हैं, तभी इतनी चालाकी से सारे पैंतरे फिट करता गया जिसमें सब फंस गए। तुम अलग ही चलना हमेशा सबसे। सिया उस पर भड़की, एक तो यहाँ सब अपनी अपनी होने वाली बीवियों का बचाव कर रहे हैं, एक तुम ही हो जो अपने भाई की तरफ चले जा रहे हो। उसे तुम्हारा नहीं खुद का बचाव करने की जरूरत है तुमसे। अभिजीत ने कहा तो सब हंसने लगी और सिया विराट को घूरने लगी। अभिजीत सबसे बोला, आप सब लोग मुंबई जरूर आइएगा सलोनी की शादी में, उसका हमारे अलावा वैसे भी कोई नहीं है। क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। रमा जी ने कहा तो सिया बोली, और इसी बहाने माँ से भी मिल लेंगे। ये कहकर उसने शनाया को कोहनी मार दी। शनाया उसे घूर कर रह गई। आखिर अभिजीत मुंबई वापस आ गया और सब तरफ शादी की तैयारियां चलने लगी। सब लोग मुंबई आए। आज अरुण और सलोनी की शादी जो थी, अरुण ने एक अच्छा सा घर भी ले लिया था। अब तक वो सलोनी के कारण इस घर में रहता था, लेकिन अब जब उसके घर को रोशन करने वाली आ रही थी
तो उसे भी जिंदगी में बहुत से बदलाव दिखाई दे रहे थे। एक अच्छी सी कॉलोनी में एक अच्छा सा 2 मंजिल मकान उसने लिया था, जो आज बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। शादी का वेन्यू भी पास ही था। सलोनी के साथ पार्लर से सिया और शनाया भी लौटी थी। सलोनी लाल सुर्ख लहंगे में दुल्हन के लिबास और श्रृंगार के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभिजीत के साथ साथ वेदांत और विराट भी घरातियों वाले इंतजाम में उलझे थे। सार्थक नम आंखों से सब देख रहा था। माँ बाबा के जाने के बाद उसने भी कहाँ सोचा था कि उसकी सलोनी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। मालती जी सार्थक के पास बैठी उसे दिलासा दे रही थी कि वो सलोनी के जाने के बाद अकेला बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सब लोग हैं उसके पास। सार्थक का भारी मन फिर भी भारी ही रहा। आखिर लाडली बहन जो विदा हो रही थी आज। अरुण दूल्हा बना मंडप में बैठा था। सलोनी को सिया और शनाया दोनों तरफ से थामे मंडप तक लेकर आए और उसे मंडप में बैठा दिया। अरुण तो बस खोया हुआ सा उसे एक टक देखे जा रहा था। सलोनी भी उसे देखकर शर्म से गड़ी जा रही थी। एक के बाद एक विधियां होती रही। फेरे, सिंदूर दान, मंगलसूत्र पहनाना और शादी संपन्न हुई। सलोनी सदा के लिए अरुण की हो गई। शादी में आए सभी लोगों ने खूब इंजॉय किया। मालती जी ने अभिजीत को देखा तो उसकी निगाहें बार बार रह रह कर शनाया पर जा रही थी, और आज तो वो लग भी खूबसूरत रही थी। बस दोनों एक दूसरे से बात करने से कतरा रहे थे। मालती जी को भी शनाया के बारे में अब सब पता चल गया था। उनका दिल भी अब उसके प्रति थोड़ा कोमल हो गया था। तभी थोड़ी भीड़ पड़ी और सबने देखा कि मंजीत वहां आया था। सब उसे देखकर हैरान थे। इतना बड़ा सुपरस्टार इस शादी में शिरकत करने आया था। लेकिन अभिजीत ने आगे बढ़कर उसका सम्मान से स्वागत किया और बोला, आप आए इसके लिए बहुत शुक्रिया मंजीत साहब। शुक्रिया वाली कौन सी बात है? तुमने तो शनाया को एक नई जिंदगी दी है जो शायद उसके लिए मैं भी नहीं कर पाया था। मेरी बहन जैसी है तो उसके लिए इतना कुछ करने वाले इंसान का तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम ही है। और वो भी तब जब तुम खुद अपनी इतनी बड़ी पहचान से अनजान एक आम रिपोर्टर थे। मंजीत ने कहा तो अभिजीत बोला, अपनी पहचान तो मैंने पहले ही बना ली थी, और शायद उस पहचान का नाम मिलना ही सबसे अच्छी बात थी। कम से कम लोग अभिजीत के नाम से जानते हैं मुझे। शायद मेरे पिता जिंदा भी होते तो वो भी इस बात से बहुत खुश होते कि उनके दोनों बेटों ने अपनी पहचान स्वयं बनाई है। बिल्कुल, मंजीत मुस्कुरा दिया और पास खड़ी शनाया को गले से लगाते हुए बोला, अच्छी लग रही है। शनाया मुस्कुरा दी और अभिजीत को देखने लगी। दोनों की आंखों ही आंखों में बातें चलती रहीं और मंजीत ने सलोनी और अरुण को गुलदस्ते और एक तोहफे के साथ मुबारकबाद दी। मंजीत के जाने का वक्त हुआ तो वो शनाया से बोला, आगे का क्या सोचा है? अभी तो पढ़ाई पूरी कर रही हूँ, शनाया ने संक्षेप में उत्तर दिया। तो मंजीत बोला, इस केस के लाइमलाइट में आने से एक बार फिर से मेरी मैनेजर के पास काफ़ी कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। तेरा नंबर मांग रहे थे। मॉडलिंग, एडवर्टाइजमेंट और कुछ शो के लिए काफ़ी सारे ऑफर्स आगे रहकर आ रहे हैं तेरे लिए। तू कहे तो मैं आगे रिस्पॉन्स दूँ। शनाया ने उसकी बात सुनकर अभिजीत को देखा, लेकिन वो बिल्कुल सहज था, जैसे ये शनाया का निर्णय है और वो उसके साथ खड़ा है। शनाया अभिजीत को देखकर आत्मविश्वास से बोली, नहीं मंजीत, अब मैं एक अलग दुनिया में आ चुकी हूँ और अब मुझे इसी में सुकून मिल रहा है। पढ़ाई पूरी कर ही रही हूँ और एक एनजीओ के साथ काम करने की शुरुआत की है। आगे भी अपने बल पर आगे बढ़ना है। शायद कोई अच्छा सा बिजनेस सूट करेगा तो उसे भी टाइम दूंगी, लेकिन अब इंडस्ट्री में वापस जाने का मन नहीं है। मालती जी, जो शनाया और मंजीत की बात पर कान लगाए हुई थी, वो यह सुनकर जैसे तसल्ली कर गई। उन्हें फिक्र थी कि शनाया कहीं फिर से इंडस्ट्री का रुख कर गई तो शायद उनके अभिजीत के साथ सामंजस्य ना बैठा पाए। लेकिन शनाया ने अपनी राह सदा के लिए अलग कर ली थी। जैसी तेरी मर्जी, बस खुश रह हमेशा। मंजीत ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा और सबसे विदा ली। मंजीत मुस्कुराकर शनाया के साथ खड़ा था। शनाया भी उसे देखते हुए बोली, तुम्हें खुशी नहीं हुई? इसलिए नहीं कि तुमने इंडस्ट्री को ठोकर मार दी, बल्कि इसलिए कि एक लंबे समय के बाद आज तुमने खुद से एक फैसला लिया है, पूरे आत्मविश्वास के साथ, खुद के भविष्य के लिए। अगर तुम इंडस्ट्री भी चुनती तो भी मैं तुम्हारे साथ होता। अभिजीत ने उसे प्यार से कहा तो शनाया मुस्कुरा कर बोली, लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो मुझे पहले ही मिल चुका है। अभिजीत उसे सवाल या निगाह से देखता रहा और शनाया मुस्कुरा कर बोली, तुम?
अभिजीत की मुस्कान गहरी हो गई और पीछे से मालती जी की भी। सलोनी और अरुण पर फूलों की वर्षा करते हुए सब उन्हें बधाइयां दे रहे थे। खाना पीना भी शुरू हो चुका था और जोड़ों में प्यार की बरसात भी। सलोनी को भारी मन से विदा करने के बाद सार्थक के आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसे अरुण पर कोई शक था, बल्कि वो तो उस पर खुद से ज्यादा यकीन करता था कि उसकी बहन को अरुण बहुत प्यार से रखेगा। लेकिन फिर भी अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर करना उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। जिस बहन को माता पिता दोनों का प्यार देकर उसने पाला था। अभिजीत ने सार्थक को गले से लगाकर उसे रोने दिया। थोड़ी देर के बाद जब उसे ठीक लगा तो अभिजीत ने उसे आराम करने का कहकर खुद भी अपनी बाइक अरुण के घर की ओर दौड़ा दी। अरुण के घर पर अभिजीत की माँ मालती जी, रमा जी, तनुजा जी और सिया की मम्मी सरिता जी मौजूद थी। सभी नए जोड़े का हर्षोल्लास के साथ स्वागत कर रही थी। वैसे इस शादी में किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी सारी रस्में पूरी हुई थी। जैसे सिया ने मौका देखकर जूते भी चुरा लिए थे और बाकायदा पूरे मोल भाव के बाद एक निश्चित रकम ठहराई गई। और जब अरुण ने उनके हाथ में पैसे रखे तभी उसने जूते छोड़े थे। सलोनी बहुत खुश थी। उसका अरमान भी था कि उसकी शादी में हर रस्म अदा हो, और वही हो रहा था। सलोनी खुद अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। कहाँ तो अरुण ने सोचा था कि वो इन सब चीजों से बच जाएगा, लेकिन भरा पूरा परिवार कब उनकी खुशियों में शामिल हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। द्वार पर एक बार जब दोनों का स्वागत हुआ तो सिया अपने साथ शनाया को खींचते हुए बोली, अभी द्वार का नेक लगेगा। दिया तो था, अरुण हैरानी से बोला तो सिया ने कहा, वो तो जूतों का था, ये अलग है। सिया, अब बस भी करो। विराट ने जैसे ही कहा तो सिया बोली, अरे ये शगुन होता है, देना पड़ता है, तुम्हें भी देना पड़ेगा हमारी शादी में। और फिर विराट सिया के आगे बोल सकता है भला? एक बार फिर हमेशा की तरह चुप होना ही पड़ा उसे, और शर्म अलग आने लगी। वो लड़का होकर खामोश था, लेकिन सिया लड़की होकर अपनी शादी का ढिंढोरा पीट रही थी। क्या लड़की है? सरिता जी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा तो रमा जी बोली, जाने दीजिए, इतनी भी बुरी नहीं है। और सिया को देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं सिया भी अपनी सासू माँ के साथ मंद मंद मुस्कुराने लगी। सिया की माँ सरिता जी भी इन दोनों को देखकर काफी संतुष्ट थी। अब दोनों का नोकझोंक और प्यार का रिश्ता उन्हें भी तसल्ली देता था कि उनकी बेटी आगे भी सुरक्षित हाथों में जाने वाली है। अभी मौल भाव चल ही रहा था कि फिर आया अभिजीत, और वो आकर अरुण की ओर खड़ा हो गया। अभिजीत को देखकर अरुण भी हैरान था। इस पूरी शादी में जिस तरह अभिजीत जी जान से लगा हुआ था, कोई कह नहीं सकता था कि इसके पहले अभिजीत और अरुण में कोई खटास या तनातनी भी होगी। अभिजीत बोला, कोई बात नहीं अरुण, कमरा बुक कर दिया है तुम लोगों के लिए, दादागिरी सहने की कोई जरूरत नहीं है इधर। सिया उसे घूरते हुए बोली, कल तो आना है ना, कल कैसे बचोगे? 2 दिन पुराने घर पर रह लेगा। उस मोहल्ले में एक अरुण का घर ही नहीं है, मेरा और सार्थक का भी है, आराम से रहकर लौटेगा। मेहमानों के जाने के बाद तो एंट्री मिल ही जाएगी। अभिजीत ने सिया को चिढ़ाते हुए कहा तो सिया बोली, ठीक है फिर मैं हाथ ताला डालकर चली जाऊंगी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी कुर्बानी! अभिजीत ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा और फिर हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम ताला तोड़ने का खर्चा उठा लेंगे, इससे कम ही बैठेगा। सिया मुंह खोले देखती रही और फिर बोली, शर्म करो कुछ, भाभी हूं मैं तुम्हारी, पीछे सासें भी खड़ी हैं तुम्हारी, शर्म के बारे में तुम सोचो थोड़ा। अभिजीत ने कहा तो अरुण दोनों को रोकते हुए बोला, अरे बस बस करो दोनों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि सही वक्त पर लड़ाई नहीं लड़ी जाए तो बाद में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभिजीत ने कहा तो अरुण नासमझी से बोला, मतलब ये कि उसकी शादी तक सिया की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो अपने बारे में सोच रहा है, जितने कम में सौदा करवाएगा उतना ही उसे फायदा होगा। विराट ने कहा तो अरुण और बाकी सब अभिजीत को देखने लगे और अभिजीत बस मुस्कुरा दिया। तनुजा जी बोली, दिमाग तो पूरा भैया का पाया है, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानूंगी, अपनी मर्जी का ही नेग लूंगी, चाहे तुम कितना भी दिमाग चला लो। सिया ने कहा तो सबकी हंसी एक बार फिर से गूंज उठी। सब हंसी खुशी के साथ गृह प्रवेश करवाकर अरुण और सलोनी को घर ले आए। सारी रस्में पूरी होने के बाद अब सलोनी को एक कमरे में बैठा दिया गया था। सलोनी कमरे की एक एक चीज को देख रही थी। ये घर उसके लिए भी नया ही था।
वो जब गौर से हर चीज देख रही थी तब दरवाजे की आहट हुई और अरुण के आने का सोचकर वो वापस बिस्तर की ओर भागी। लेकिन लहंगे में दौड़ ना पाने की वजह से वो पैर में उलझ गया और सलोनी बिस्तर पर लगभग गिर सी गई थी। उतने में अरुण ने दरवाजा खोला और सलोनी को ऐसे देखकर वो ठिठक गया। सलोनी ने जल्दी से अपने आप को संभाला और ठीक से बिस्तर पर बैठने लगी तो अरुण चटकनी बंद करते हुए बोला, अमूमन दुल्हनें बेड पर बैठकर अपने पति का इंतजार करती हैं। तू तो लेट कर रही थी। नहीं, मैं तो फिसल गई थी बस। सलोनी ने तुरंत उसकी बात का खंडन किया तो अरुण हंस पड़ा और उसके पास बैठते हुए बोला, मजाक कर रहा था। सलोनी झेप उठी तो वो बोला, वैसे क्या उछल कूद कर रही थी जो फिसल गई? मैं बस कमरा देख रही थी। सलोनी ने झिझकते हुए कहा तो अरुण मुस्कुराकर बोला, फिर देख लिया अच्छे से? झेपते हुए कुछ बोला ही नहीं गया उससे। कैसा लगा? अरुण ने उसकी ओर झुकते हुए पूछा तो सलोनी खुद में सिमटती हुई बोली, अच्छा अच्छा है। अरुण उसकी नर्वस देख कर मुस्कुरा दिया और बोला, वैसे अभी कुछ सजाया नहीं है, सब तेरे लिए छोड़ा है, अपनी पसंद से सजाना पूरा घर। सलोनी उसे अब नजर उठाकर देखने लगी तो अरुण बोला, तेरी खातिर वहां रहता था लेकिन अब जब तू मिल गई है तो तुझे हर चीज देना चाहता हूँ, हर खुशी। लेकिन मेरी हर खुशी तो बस तुम हो, मेरा मतलब आप हो। सलोनी ने कहा तो अरुण हैरानी से उसे देखते हुए बोला, इतनी मेहरबानी किस लिए? वो सब बोल रहे थे कि शादी के बाद पति को ऐसे नहीं बुलाते। उसने कहा तो अरुण हंसते हुए बोला, फिर कैसे बुलाते हैं? सलोनी ने शर्म से नजर झुका ली और बोली, मुझे नहीं पता। कोई जरूरत नहीं है, जैसी है ना वैसी ही पसंद है मुझे, और तेरी इसी बोली में तेरा प्यार झलकता है मुझे। अरुण ने कहा तो सलोनी बोली, नहीं सब ठीक बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। कैसे? अरुण ने पूछा तो सलोनी आहिस्ता से बोली, कल को बच्चे होंगे तो क्या सोचेंगे? उनकी माँ उनके बाबा से ऐसे बात करती है। अरुण ने उसकी बात सुनी तो उसके लिए ये एक प्रत्याशित पल था। उसके चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई और वो बोला, मैं तो अभी बस दुल्हन लाया था, तूने तो परिवार की बातें भी शुरू कर दी। अरुण, सलोनी शर्म और झल्लाहट के मारे फिर उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। लेकिन आज दुल्हन के श्रृंगार में जब सलोनी अरुण के सामने थी तो अरुण को कैसे सब्र होता। उसने सलोनी की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा उठाया लेकिन शर्म से पलकें इतनी बोझल थी कि उससे अब नजरें उठाई ही नहीं गई। आज तुझे पा लिया, सब कुछ मिल गया। अरुण की आवाज में कशिश थी। सलोनी ने भी उसे देखा और फिर दोनों की नजरें उलझ गई। अरुण कब उसके नजदीक आया उसे पता भी नहीं चला और उसकी आंखें सुनते ही बंद हो गई। उसकी नद उसे परेशान कर रही थी। उसे उतारने के लिए जैसे ही अरुण ने हाथ बढ़ाया, सलोनी गहरी सांसों को रोकने की कोशिश करने लगी और यही क्षण अरुण को मदहोश करने के लिए काफी था। उसने उसकी नथ अलग करते हुए उसके अधरों पर अपने अधरों की छाप छोड़ दी। धीरे धीरे रात गहराते गई और दोनों दुनिया जहान से जुदा होकर एक अलग दुनिया में जाते रहे। मिलन की रात एक लंबे समय के बाद आई थी और इसमें दोनों का प्रेम समाया हुआ था। आगे क्या होगा? क्या आरोही भी रमज के साथ सिया की तरह घुल मिल पाएगी? वेदांत, विराट और विहान की शादी में अभिजीत और शनाया क्या क्या करने वाले हैं? क्या मालती जी शनाया को दिल से अपना लेंगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अंतिम भाग में। टिल देन बाय बाय।